बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द लास्ट आवर प्रोग्राम के साथ मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया भर की सूरत हाल है, कोरोना पेंडेमिक की वजह से 1/3 जो दुनिया की आबादी है वो घरों पर कैद होकर रह चुकी है। दूसरी जानिब माशी सूरत हाल देखें तो बहुत से बड़े बड़े सेक्टर्स बंद हुए, तो दूसरी जानिब जो छोटे सेक्टर्स हैं उनके तबाही के दहाने पर पहुंचने का खदशा पैदा हो चुका है। इस सारी ही सूरत हाल में ऑयल इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ECC के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब एक वजह यह भी सामने आ रही है कि इस सारी सूरत हाल में जो उसकी मुकर्ररा कीमत होती है वो वक्त से पहले उसका ऐलान हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरी वजह यह भी सामने आई कि डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफे की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुमाइंदा खुसूसी 92 न्यूज़ इकराम होती ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इसकी वजूहात जानेंगे कि अब तक नुकसान हुआ कितना, उस नुकसान से बचने के लिए इकदाम क्या उठाए जा सकते हैं और नुकसान की असल वजह है क्या। इकराम होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो पूरी पाकिस्तान की सूरत हाल है ऑयल इंडस्ट्री की, अगर दुनिया भर की देखें तो वो भी तबाही के दहाने पर रेट काफ़ी नीचे आ गए, लेकिन पाकिस्तान में ECC के फैसले, उनके नुकात थे क्या जिन पर अमल दरामद हुआ नहीं, और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से उसका नुकसान का तखमीना मजीद कितना लगाया जा सकता है? देखिए, जो डॉलर की कीमत बढ़ी है वो तो एक फैक्टर है, लेकिन हुकूमत ने यह भी किया है कि टर्नओवर टैक्स भी बढ़ा दिया। अब जब ये सारे काम होते रहे तो इस दौरान हुकूमत की तवज्जो इंडस्ट्री इस तरफ दिलाती रही कि फॉरेन एक्सचेंज टैक्स की कीमत बढ़ना, पाइपलाइन का में जो सरमाया गया है उसका रुकना, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब तक जो अब इंडस्ट्री को नुकसान का तखमीना लगाया गया वो तकरीबन 95 अरब रुपए है। ये बढ़ता रहा खसारा और इंडस्ट्री हुकूमत को बताती रही कि भाई आपने 11-12 में, सन 2011-12 में एक फ़ैसला किया था ECC में, जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, उसमें आपने फैसला किया था कि हम 2 काम करेंगे। एक काम तो हम ये करेंगे कि ऑयल इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ जितने भी इक़दामात हैं, हो रहे हैं, चाहे वो मार्केट में हो रहे हैं, एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहे हैं या टैक्स के बढ़ने की वजह से हो रहे हैं, उन इक़दामात को हम स्टडी करेंगे, उनको रोकेंगे। अगर रोक ना सके तो हम कंपेंसेशन देंगे, हम उसका अजाला करेंगे। अजाला भी ना किया और टैक्स इक़दामात को रोका भी नहीं। टैक्स मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है CEO AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड मोहम्मद फरीद आलम साहब ने। फरीद आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरीद आलम साहब, क्या समझते हैं कि नुकसानात के बुनियादी फैक्टर्स हैं क्या? क्या डॉलर की कीमत का बढ़ना बुनियादी फैक्टर है, ECC के फैसलों पे अमल दरामद ना होना बुनियादी फैक्टर है, या मुकर्ररा कीमत का मुकर्ररा वक्त से पहले ऐलान हो जाना बुनियादी फैक्टर है? और इन नुकसानात से बचने के लिए हुकूमत को क्या सिफारिशात पेश करेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल से इसका जो आंसर लाइज इन ऑल ऑफ द अबव एंड ऑफ बोर्ड जो हम डिस्कस करेंगे अभी, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, जब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2011-12 में कह दिया कि सारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये कॉस्ट प्लस बेसिस पे काम करेंगी, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि के अंदर जो इंडस्ट्री जाइंट था BSO, उसने इन चीजों के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया। ये अभी जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग आए पिछले 1-2-3 सालों में, इन लोगों ने याद किया, दिलवाया, और इन्होंने अपनी जो गोल्स या जो प्रॉब्लम्स हैं ये लेके गए गवर्नमेंट के पास और उनसे कहा कि सर इस तरह तो नहीं चल सकता कि आप अनाउंस करें जिस दिन रेट प्रोडक्ट के लिए, उस दिन का रेट हमें एक्सचेंज का लागू हो जाए हमारे ऊपर। इकराम होती साहब साथ ही मौजूद हैं। होती साहब, जैसा कि फरीद आलम साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं इस हवाले से, तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि डॉलर की कीमत बढ़े लेकिन उसका असर दूसरे तबकों पर तो पड़ता है लेकिन ऑयल इंडस्ट्री पर ना पड़े? जी, इसके लिए एक फार्मूला अडॉप्ट किया जा सकता है। मसलन इनको बताया जा सकता है कि डॉलर अगर 60 और 65 की ब्रैकेट में हो तो पाकिस्तान में तेल की कीमत क्या होगी, और उस तेल की कीमत के साथ मुनाफा का जो हिस्सा है ऑयल इंडस्ट्री का वो क्या होगा। अगर ये 3 चीज़ों का फार्मूला तय कर लिया जाए तो पाकिस्तान में ऑयल इंडस्ट्री जो है उसको नुकसान से बचाया जा सकता है। मगर अगर नुकसान से नहीं बचाया गया
तो होगा क्या कि यहाँ ना कोई सरमायाकारी करेगा, ना ही ये ऑयल इंडस्ट्री चल सकेगी। और ये भी हालत आ सकती है कि जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें भी ऑयल ना आए, और जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही है और रिफाइन की जा रही है, ये सारा अमल रुक जाए। और अगर ये सारा अमल रुक गया तो पाकिस्तान में बेशक दुनिया में सस्ता हो जाए तेल, लेकिन पाकिस्तान में वो ब्लॉक हो जाएगा। तो पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी, बिजली का निज़ाम नहीं चल सकेगा, ये सारा सिस्टम रुक जाएगा। इसके लिए यही 3 पॉइंट फार्मूला बनना चाहिए कि एक तरफ आप देखें कि डॉलर का ब्रैकेट क्या है, कितने रुपए का डॉलर बिक रहा है ख़ास टाइम में, उसमें कंपनसेशन जो है वो कंपनियों को कितना मिलेगा, और उसके साथ ही कि वो उन्होंने बेचना कितने में है। ये 3 चीज़ों का फार्मूला बना के इसको मार्केट में लागू करें और इसको डायनामिक रखें, ये इवॉल्व करता रहे, वक्त के साथ साथ बदलता रहे। डॉलर की कीमत नीचे आ रही है तो फार्मूला चेंज हो जाए। होती साहब साथ ही रहेगा। फरीद आलम साहब, क्या आप समझते हैं ये जो इकराम होती साहब बता रहे हैं 3 तरीकाकार जिसके तहत अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो उसका असर ऑयल इंडस्ट्री पे ना पड़े? जी देखें, ये कॉस्ट प्लस बेसिस पे काम करने वाली इंडस्ट्री है। अगर आपने जितना हमारे यहाँ प्राइस मैकेनिज्म है उसके तहत आपने रेट भी और डॉलर का रेट भी और प्रोडक्ट का रेट भी मंथ एंड पे फिक्स कर दिया, और जिस तरह मैं बता रहा था कि आपकी एलसी आपको एक प्राइवेट ओएमसी ने खोली, और जब आपने रिटायर की उस दिन चेंज हो गया तो आपको लॉस हो गया। और ये लॉसेस इतने बढ़ गए पिछले अरसे में कि टू द ट्यून ऑफ 40-50 बिलियन रुपीस का लॉस है इस वक्त इंडस्ट्री को। उस सिर्फ एक हेड ऑफ अकाउंट में, जिस तरह आपने 3-4 बताए, उनमें सिर्फ एक यह है कि एक्सचेंज लॉस जो है, जिस दिन आपको अलाउ हुआ रेट, जिस दिन आपका रेट फिक्स हुआ और जिस दिन आपकी प्रोडक्ट आई, उस इंटरवीनिंग पीरियड के एक्सचेंज लॉस को अगर आप ट्रांसलेट करें तो वो दैट कम्स टू अबाउट 50 बिलियन रुपीस। तो आपका जो इसका आंसर लाइज द फैक्ट कि ये पास ऑन होना चाहिए सारे एंड कंज्यूमर्स तक। फरीद आलम साहब, एक और नुक्ता पूछना है कि जब आलमी मार्केट में कीमतें किसी वजह से गिरती हैं तो कयास आराइयां हर ममालिक में शुरू हो जाती हैं कि अब इस मुल्क में भी कीमत मजीद गिरेगी। तो क्या समझते हैं कि मुकर्रा वक्त तक उसका ऐलान होना या उससे पहले ऐलान होना, दोनों में कितना फर्क पड़ जाता है? देखें, पाकिस्तान में तो ये जो प्रोडक्ट है इंपोर्ट सेल्स पैरिटी है, ये तो हमेशा से चलती आ रही है कि जब पीएसओ की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं उसका एवरेज लेके वो ऐलान करते हैं, रेट बताते हैं मंथ एंड पे, और वो लागू होता है अगले महीने के लिए। तो ये जरूर हुआ है कि पिछले अरसे में मैंने, आपने, सब नाजरीन ने ये देखा कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रूड की प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे हुई और बहुत वॉलेटाइल रही, और जब बहुत नीचे भी गिरी तो हम एज अ कंज्यूमर और एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ी खुशी और ख्वाहिश थी कि हम इस गिरती हुई मार्केट के जो प्राइस का फायदा उठाएं। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी और नाजरीन भी अब बहुत समझदार हो गए हैं कि पाकिस्तान में अभी तक इंपोर्ट ऑफ क्रूड, पेट्रोल और डीजल बैन या हुक्म सानी अलाउड नहीं थी लाना। अब 2 दिन पहले उन्होंने थोड़ा अलाउ किया है इसको। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक जो डिक्लाइनिंग प्राइसेस का जो इफेक्ट है वो आएगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, लेकिन जो नेगेटिव $37 वाले जहाज खड़े थे और उसको, उस वाली अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए हम जैसे मुल्क और हमारी हुकूमतें और हमारी डेमोक्रेसी में ये अपॉर्चुनिटीज को हम सीज नहीं कर सकते। तो फरीद आलम साहब, आने वाले दिनों में अगर ईसीसी के फैसलों का अमल दरामद देखने में नहीं आता तो मजीद ऑयल इंडस्ट्री को नुकसान कितना हो सकता है? क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी हम मुश्किलात का शिकार हैं। ऑयल की कीमतें तो गिर रही हैं लेकिन उसकी कंजम्पशन नहीं है। हमारे जो स्टोरेज हैं वो भी फिल हो चुके हैं। जो बहुत से ऐसे इंडस्ट्री में बहुत से तबके ऐसे हैं जिन्हें रिलीफ नहीं मिल पा रहा। तो आने वाले दिनों में ऑयल इंडस्ट्री को मजीद बहरान से बचाने के लिए हुकूमत को फिल फौर जो फौरी तौर पे स्टेप लेने हैं वो कौन से? देखें, 3 पॉइंट्स आपने कहे, मैं उस पर एक लाइन कहूंगा, लेकिन इसको मैं कंक्लूड कर लूं कि अभी भी सबको बता दिया गया है कि 1 मार्च 2020 से जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है वो इन कंपनियों को नहीं जाएगा। लेकिन मैं, आप और सारे लोग जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो ये अनाउंस करेंगे 30 अप्रैल को, वो उसके ऊपर नजर जमाए बैठे हैं कि उसमें क्या देते हैं
कि सिर्फ आगे के लिए तो चले ठीक है, ये कवर कर लेगा, लेकिन जो पिछले बहुत सारे सालों में जो एक्सचेंज लॉसेस हो गए हैं उनको कैसे दे विल मेक गुड, हाउ व्हाट इज देयर प्लान। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरे, एक आपने अपनी बात की थी कि जो व्हाइट ऑयल पाइपलाइन बिछी थी पोर्ट कासिम से माची के तक, ये अबाउट 1150 किलोमीटर की जो व्हाइट ऑयल पाइपलाइन है, इसके अंदर जो डेड स्टॉक जिसे हम अपनी टेक्निकल जबान में कहते हैं, जिसमें 360 मिलियन लीटर्स ऑफ प्रोडक्ट हर वक्त रहती है, इसको फाइनेंस कर रही है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। अब इसके अंदर आप देखें कि 45-50 बिलियन का माल इसके अंदर पड़ा हुआ है, और इसका कोई, यानी अगर सपोज मैं XYZ OMC हूं और मैं अकाउंट फॉर करता हूं अबाउट 10-12% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर मेरा है, तो मेरा जो ये वाली एडजस्टमेंट है ये मेरे खाते में आ जाएगी। तो इसको कैरी करना, और आप ये भी जान के बड़ी हैरत भी होगी और अफसोस भी होगा कि इसके अंदर भी लाइन लॉसेस हो जाते हैं, जिस तरह हमारे वापडा में और के इलेक्ट्रिक में होते हैं। इस वाली व्हाइट ऑयल पाइपलाइन के अंदर भी 500-600 मिलियन का लॉस भी हो जाता है। तो हमें अगर इसको मैं अकाउंट फॉर करूं तो अबाउट 20 बिलियन का तो लॉस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये व्हाइट ऑयल पाइपलाइन की जो गवर्नमेंट इसकी तशरीह कर रही है उसकी वजह से हो रहा है। तो हुकूमत को आइंदा मैकेनिज्म बेहतर करने की जरूरत है। ईसीसी के फैसलों की तौसीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में की तौसीक नहीं होती, अमल दरामद नहीं होता, तो मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। ये ऑयल इंडस्ट्री मजीद तबाही के दहाने पर पहुंच सकती है कि 195 अरब रुपए का अब तक नुकसान हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फरीद आलम साहब और इकराम होती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज वफाकी सतह पे एक बड़ी तब्दीली देखने में आई। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान को उनके ओहदे से हटाकर आसिम सलीम बाजवा साहब को मुआविन खुसूसी इत्तलात लगा दिया गया, जबकि वज़ीर इत्तलात भी सेनेटर शिबली फराज को तैनात कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर फोरम राना अजीम। राना अजीम साहब, ना इमरान खान साहब का अब तक देखें, अगर तरीक़ा कार देखें, वज़रा की कारकर्दगी पे उन्हें जांचा जाता है, फिर उनकी तब्दीली वाक़ई होती है। वज़ीर जो मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, जो अब साबिक हो चुकी हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी तब्दीली वाक़ई करना पड़ी, और वो फौरी तौर पे 3-4 दिन तक पहले तक ये बातें गर्दिश होना शुरू हो चुकी थी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह है जी, बिल्कुल ये बातें 3-4 दिन पहले ना सिर्फ हो रही थी बल्कि ये कन्फर्म हो चुका था कि ये सब कुछ होने जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब को एक क्रेडिट तो आप दें कि उन्होंने कभी भी ब्लैक मेलिंग में नहीं है, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जिसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं किया उस वज़ीर को घर भेज दिया गया, उसको उसकी वजारत से हटा दिया गया। जिस मशीर ने अच्छा काम नहीं किया उसको हटा दिया गया। अगर किसी कमेटी के चेयरमैन ने बेहतर काम नहीं किया तो उसको हटा दिया गया। ये आज से पहले नहीं होता था। आज से पहले ये मामला बिल्कुल चेंज होते थे, और आने वाले दिनों में भी मैं आपको एक बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ना तो किसी से ब्लैकमेल होंगे, ना इमरान खान जो है अपनी टीम में तब्दीलियां करने से रुकेंगे। वो बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि 2020 मैच है भाई, जो अच्छा खेलेगा रहेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा वो नहीं रहेगा। अंदर की वजह जान लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, इमरान खान साहब बगैर वजूहात के वजारतों में तब्दीली नहीं करते, तो अगर सहाफ़ती नज़र से देखा जाए, मीडियाई नज़र से देखा जाए, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपोजिशन जमातों को सही टक्कर देती थी, तो फिर ऐसी क्या वजह बनी, ऐसा कौन सा नुक्ता इख्तलाफ पैदा हुआ जिसकी वजह से ये तब्दीली वाक़ई हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो पंजाब में बैठा हूँ, अगर पंजाब से मुतल्लिक़ कोई चीज़ होती तो शायद मैं आपके सामने उसके कोई राय रख देता। तो ये वफाक से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है कि वो अपनी टीम में जिसको रखें जिसको ना रखें, ये उनका इख्तियार है। और इससे पहले भी चेंज होते रहे हैं, और पहले फवाद चोई साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना काम किया। फिर उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई, उन्होंने भी अपने तई बहुत अच्छा काम किया है। अब उसको और मज़ीद अच्छे अंदाज से करने के हवाले से अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये समझते हैं कि शिबली फराज साहब
एज आ वज़ीर इत्तलात बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो काम को चलाएंगे, तो ये उनको चीज़ों को समझते हैं। शिबली फराज साहब पुराने हमारी टीम का हिस्सा है और पिछले कई सालों से बुरे वक्तों से जो है वो PTI के साथ खड़े हुए हैं और फ्रंट फुट पे खेलते हैं। तो अब वो अगर एज आ वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान जो है ना आए हुए हैं वफाकी हुकूमत में एज आ टीम मेंबर, तो मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का प्रोगेटिव है। लेकिन ये है कि जनरल आसिम बाजवा साहब की जो इंडक्शन है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त एक इंडक्शन है और एज आ DG ISPR उन्हें बड़ा वसी व अरीज़ तजर्बा है और उनका बड़ा, मैं समझता हूँ कि इस मीडिया से मुतल्लिका जितने शोबे हैं उनमें उनकी एक अथॉरिटी है, उनकी एक हैसियत है, उनका एक वक़ार है। चौहान साहब, कथा कलामी की माज़रत चाहता हूँ, आसिम सलीम बाजवा साहब जब DG ISPR थे तो उन्होंने बहुत फेम हासिल किया। एक आम पाकिस्तानी जिसे ISPR का नहीं पता था कि ISPR है क्या चीज़, क्योंकि उससे पहले भी ISPR में काम होता रहा, लेकिन ISPR का जो असल वजूद बन के सामने आया आम आवाम तक, वो आसिम सलीम बाजवा साहब के दौर में आया। वो डेडिकेटेड भी थे, मुदल्लल गुफ्तगू भी करते थे और उन्होंने डिजिटलाइज भी किया ISPR को। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि सियासत में आने के बाद जो सियासी लहजा है या सियासी ज़ुबान है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना भी पेश आ सकता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को फेस करना एक ही तरीक़ेकार होता है, चाहे आप पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो। अगर आप मीडिया को रेगुलर फेस कर रहे हैं, मीडिया को डील कर रहे हैं, मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, तो वो सारी तजर्बात और सारे जिसे कहते हैं कि इख्तियारात, तजर्बात, मुशाहिदात वो हासिल हो जाते हैं इंसान को। तो मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को ज़्यादा अच्छे तरीके से अब अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिलेगा और स्पेशली इस रीजन के अंदर जो फ्यूचर के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आम आवाम नहीं समझती। इस वक्त इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर और फिर बॉर्डर के ऊपर और फिर कश्मीर के अंदर इंडिया इस वक्त ढके छुपे अंदाज में कुछ इस किस्म की मूवमेंट कर रहा है कि जो फ्यूचर के अंदर मैं समझता हूँ कि शायद पुलवामा की तर्ज का, पठानकोट की तर्ज का, कोई उड़ी की तर्ज का वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टाइप का जाना कोई एक ऐसा इवेंट करवाने के चक्रों में है इंडिया, और जिसमें फिर वो पाकिस्तान को विलिफाई करने के चक्रों में है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जनरल आसिम बाजवा साहब बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपना किरदार रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर भी, नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी वफाकी हुकूमत के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो चीज़ों को टैकल करेंगे और मैनेज करेंगे। चौहान साहब, अब आते हैं ज़रा, चूँकि आपने कहा पंजाब में आप बैठे हैं, चौहान साहब ये तो बता दें, ज़रा सुनना चाहते हैं सारे, क्या मियाँ शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से पाकिस्तान आए या मियाँ शहबाज शरीफ को कोई और ख्याल था पाकिस्तान आने का, कुछ और उम्मीद थी, और क्या मियाँ शहबाज शरीफ वापसी के लिए पर तोड़ रहे हैं? देखें राना साहब, आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अभी तक किसी खुशफहमी का शिकार हैं। उनकी खुशफहमी ये है कि वो अभी तक वज़ीर आला पंजाब हैं और उनकी दूसरी खुशफहमी ये है कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म बनेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जना ये दोनों चीज़ें जना अहमकों की जन्नत में और उल्लुओं के बहिश्त पर रहने के मुतरादिफ हैं, और ये मैं समझता हूँ कि उनको इस सोच और इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। वो जब यहाँ आए थे तो आने के बाद अभी तक उन्होंने एक फप्पन कुटनी की तर्ज का किरदार अदा किया है पाकिस्तान की सियासत में, और उस वक्त किया कि जब कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तान के तमाम अदारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में बड़ी जुर्रत और हिम्मत के साथ जो है वो जंग लड़ रहे हैं। अब इसमें एज आ अपोजिशन लीडर, एक डिक्लेयर्ड अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के अंदर, इनका फ़र्ज़ बनता था कि ये जिस वक्त आए थे उससे कम से कम 2 महीने पहले यहाँ पे मौजूद होते, लेकिन इन्होंने खुद अपना वीडियो पैगाम के जरिए से कहा कि क्योंकि आज आखिरी फ्लाइट जा रही है लंदन से पाकिस्तान, तब मैंने ये फैसला किया कि मैं आ रहा हूँ। अगर वो फ्लाइट ना होती तो कोरोना की जंग जारी रहती और ये लंदन में बैठे होते। चलो आ गए। आने के बाद इनका फर्ज बनता था कि ये फ्रंट फुट के ऊपर पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर है और अपोजिशन लीडर कायदे हस्बे इख्तिलाफ जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर वजीर आजम के बाद दूसरा अहम दर्जा और हैसियत रखता है। इनका फर्ज बनता था कि ये खैबर से लेके कराची तक और ये जनाब ग्वादर से लेके चतराल तक
ये जगह जगह जाते और अपनी नून लीग की टीम को एक्टिव करते, करोड़ों अरबों रुपए ये रियासत के कोरोना वायरस के फंड में जमा कराते। ये जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, हर हवाले से जो है वो नून लीग की क़यादत को और ख़ुद को एक्टिव करके जो है वो नज़र आता शहरों के अंदर और कस्बों के अंदर कि नून लीग और कायदे हस्ब इख्तिलाफ को एक्टिव किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने मायूस किया। खैबर से कराची तक उन्हें फंड जमा करने का मशवरा दे रहे हैं, वो तो कोरोना वायरस की वजह से नैब के दफ्तर तक नहीं गए। वही तो अगली बात मैं करने लगा था कि भड़क तो इन्होंने इस तरह मारी थी कि मैं आ रहा हूं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ कोरोना वायरस के खिलाफ खड़े होने के लिए। नैब वालों ने बुलाया तो जनाब बिल्कुल कमरे में बंद है, लैपटॉप सामने रखा है और ये हकीकत है कि इनको लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन लैपटॉप सामने रख के सारा दिन सुबह नाश्ता करने से पहले ये इमरान खान साहब पे और पीटीआई की हुकूमत पे फपन कुटनियों की तरह के इस किस्म की तनकीद करेंगे, बेजा किस्म की तनकीद, और किसी किस्म का कोई एक्टिव इफेक्टिव रोल किरदार कोई नहीं। एक इन्होंने भड़क मारी कि हमने हिफाजती किट्स दी हैं डॉक्टरों को। आप यकीन जाने उन हिफाजती किट्स के अंदर एक साबुन, एक सैनिटाइजर और एक मास्क, ये 3 चीजें। और लूटमार आले शरीफ के हर फर्द ने खरबों डॉलर की है। बनता यह था कि इस बुरे वक्त में कोरोना वायरस के मौके पे ये 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब रुपया ये अपने खानदान की तरफ से, रियासत की तरफ से कायम करदा कोरोना वायरस फंड में जमा कराते, लेकिन ये नहीं करा सके, अमली तौर पे कोई काम नहीं कर सके। अब ये समझ चुके हैं कि नए केसेस खुलने वाले हैं, ये फंसे हुए हैं, अब ये बाहर भागने के चक्रों में हैं, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत ने भी ये इंडिकेशन दिया है कि इनका नाम जो है वो ECL में डाला जाए और इनको बाहर ना जाने दिया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ ने एक बुज़दिल, डरपोक और नाअहल सियासी लीडर के तौर पे अपने आप को इस कोरोना वायरस की जंग में पेश किया है। अच्छा, 2 सवाल हैं जी, मुझे इसके मुख्तसर जवाब दे दें खान साहब। एक तो आज मौलाना फजलुर रहमान बड़े मुतहर्रिक हो गए 18वीं तरमीम के हवाले से, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP सबसे राब्ते शुरू कर दिए। दूसरा ये बता दें, मरियम नवाज़ खामोश क्यों है? देखें, जहाँ तक 18वीं तरमीम की बात है, राना साहब सारी दुनिया जानती है, आज से 10 साल पहले जो पास हुई थी, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने मिलकर इसको पास किया था। 18वीं तरमीम एक ऐसी तरमीम है जिसके बाद सूबों को और वफाक को ये पता ही नहीं है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या डोमेन है, किसकी क्या रेंज है, किसकी क्या हैसियत है, किसकी क्या प्रोगेटिव है। अब होता क्या है, पिछले 10 सालों से डोले फुला के जनाब आपके बिलावल जरदारी, यासर जरदारी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलवी फजलुर रहमान और ये असफंदियार वली और ये सारे लोग, महमूद खान चकजई, ये कहते थे जनाब 18वीं तरमीम की वजह से पाकिस्तान मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। लेकिन अब आपने कोरोना वायरस की जो आपकी वबा आई, उसके बाद आपने देखा कि 18वीं तरमीम की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना, बहुत से हर्डल्स, बैरियर, ऑब्स्टिकल्स, इंतजामी, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल जो आए हैं, वो पूरी पाकिस्तानी कौम को समझ आ गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो अब माला चमते हैं ना 18वीं तरमीम की, मैं इनके ऊपर अब क्या तबसरा करूं। आप इनसे मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछे ना आप कि ये पिछले 2 महीने से किधर है। पिछले 2 महीनों में इन्होंने डेरा इस्माइल खान के किसी एक अस्पताल का दौरा किया। डेरा इस्माइल खान में कोई 4 आने इन्होंने खरबों डॉलर इन्होंने भी लूटे हैं, इनके भाइयों ने, इनकी बहनों ने, इनकी सालियों ने, इनके सुसर ने, इनके खुसर ने, इनके समधियों ने, पूरे टब्बर ने, बमाहलो याल खरबों डॉलर लूटे हैं मौलवी फजलुर रहमान के खानदान ने। कोई 4 आने इन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से कोई फंड में दिए हो, कोई पल्ले से लगाए हो, कोई एक्टिविटी की हो, कोई इनकी पूरे चाहने वाले जो हजारों ये कहते हैं कि चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में है, कोई एक कैंप लगाओ, कोई एक हिफाजती मास्क दिया हो, कोई एक सैनिटाइजर जो है वो JUI फजलुर रहमान के किसी वर्कर ओहदेदार ने कोई देते हुए आपको नजर आए हो। इनसे अच्छी तो जमात इस्लामी है, इनसे अच्छी तो अल खिदमत फाउंडेशन है, इनसे अच्छे तो वो लोग हैं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ काम तो किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारे चेहरे बेनकाब हो गए हैं। ये जितनी आपकी, जिसको मैं आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन कहता हूं पिछले कई सालों से, ये कोरोना वायरस की जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने नेकेड हो गए हैं ये सारे लोग। अब मरियम का बता दें, मरियम क्यों खामोश है जी, मरियम बीबी? ये आप मरियम बीबी से पूछें क्यों खामोश है, या इनकी जो तर्जमान है मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा, मैं तो कहता हूं इनको कि ये जो कोरोना से इतना डरा हुआ है इनका लीडर जो इतना डरा हुआ है शहबाज शरीफ साहब, तो मेरी इनकी तर्जमान मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा से गुजारिश है कि 4-6 अंडे लेके उनके ऊपर भी मारे जाए ना, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी। वो भी बड़े बुज़दिल और डरपोक हुए कोरोना से, बाहर आके एक कौमी लीडर के तौर पे कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे,
तो शायद कोई अंडे शंडे घुमाएंगे उनके सरों के ऊपर, तो कोई इनके भी जरा कोई डर खौफ दूर हो जाए। चौहान साहब, ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले सिर्फ ये कंफर्म करना है कि लॉकडाउन जो पंजाब में चल रहा है इस वक्त, आज इतला ये आई कि पंजाब हुकूमत लॉकडाउन में तब्दीली का सोच रही है, उसे सख्त किया जा रहा है। किस किस्म का उसे सख्त किया जा रहा है? देखें, लॉकडाउन के हवाले से कल हमने SOPs जारी किए थे जो रमज़ान के हवाले से स्पेशली थे कि रेहड़ी वाले, छाबड़ी वाले, गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग, उनके ऊपर तो कोई इतनी पाबंदी नहीं है। लेकिन बाकी जो उसके अलावा वो कारोबार के जो अब गंदम की कटाई के हवाले से जो इंडस्ट्री, जो दुकानदार, जो शोबा ज़िंदगी उस गंदम की कटाई के हवाले से इन्वॉल्व हैं, उनके कारोबार, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी कोई इतनी सख्त पाबंदी नहीं है। फिर वो सप्लाई चेन्स के जिसकी वजह से पूरा माशरे का और सोसाइटी का सेटअप और सिस्टम चलता है, उसके हवाले से भी पाबंदी नहीं। लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो है वो चीज़ें चेक एंड बैलेंस की जाएंगी। और कोशिश ये है कि कोरोना वायरस को रोकने के हवाले से आवाम को मोटिवेट किया जाए कि आवाम अपने घरों में रहें, इसको ईजी ना लें। मई का महीना है, ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इंशाल्लाह अगर मुनज़्ज़म होके हुकूमती SOPs वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए SOPs के मुताबिक मई का महीना अगर हम चला गए पाकिस्तान की आवाम, तो हम सुरखरू होकर इंशाल्लाह निकलेंगे। यानी ये शख्स फ़र्द वाहिद जो है उसको ये फैसला करना होगा, अपनी सोच में तब्दीली लाना होगी, रवैया बदलना होगा, SOP पे अमल करना होगा, तभी हम इस वबा से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इसे वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर पे बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा दी है। ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल पर पाबंदी लगाई गई। उमर अकमल ने अपने एक बयान में कहा था कि 2015 में उनसे बुकीज़ ने रब्ता किया था और वो साबिक क्रिकेटर हैं जो बैरून मुमालिक में मुकीम हैं। उनके इस बयान पर PCB ने एक्शन लिया और एंटी करप्शन कोड के तहत आज उन्हें 3 साल पाबंदी का सामना आज से शुरू हो जाएगा। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, इस वक्त जो ये फैसला किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तमाम जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो इसको किस नज़र से देखते हैं, और ये पाकिस्तान के इमेज को क्या ख़राब करेगा या अच्छा करेगा? नहीं, ये पाकिस्तान के इमेज को बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा। अगर ये पकड़े जाते वहाँ पर बैरून मुल्क में, अगर ये पकड़े जाते किसी और जगह पे जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर पकड़े गए थे, तो पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता। लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी करप्शन यूनिट है वो नाकाम हो चुका है, जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड है वो नाकाम हो चुका है। वैसे हो तो वो नाकाम ही चुका है कि, लेकिन जब इन्होंने एक्शन लिया, एक्शन लेकर कामरान उमर अकमल को सज़ा दी गई, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला। मेरे पास चूँकि इसकी वो स्टोरी मौजूद है कि जो शायद अभी तक स्क्रीन पे नहीं आई, मेरे पास मेरे इल्म में ये बात है, मेरे पास मेरे मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उमर अकमल साहब कराची में किन किन बुकीज़ के साथ मौजूद थे। कराची में पिछले दिनों काफ़ी बुकीज़ पकड़े गए जिनकी मुख्तलिफ अदारों ने इन्वेस्टिगेशन की। उसके एक बाकायदा जो रिपोर्ट है, मुकम्मल जामिया एक रिपोर्ट, वो मेरे पास मौजूद है। उस पर किसके साथ तल्लुकात थे, वहाँ पर एक पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे का कौन सा अफसर मौजूद था, वहाँ पर कौन किस तरीके से आया था, किन लोगों के भारतीय बुकीज़ के साथ राब्ते थे, किस घर के अंदर डांस पार्टी होती थी, जो जनाब अकमल साहब हैं ये किस तरीके से वहाँ पर डांस करते थे, कौन सा बुकिया इनके किस होटल के अखराजात उठाता था, फिर उसके बाद लाहौर डिफेंस के इलाके में कौन सी कोठी थी जिस पे बैठ के ये सारा कुछ होता था, कौन कौन से बुक मेकर थे, किन के हवाले से हवाले का कारोबार होता था, पैसा किसके ज़रिए कहाँ जाता था। ये तो अभी एंटी करप्शन यूनिट ने या इस बोर्ड ने सिर्फ एक केस में किया है, लेकिन इस केस की बहुत सी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि अगर ये थोड़ा सा पर्दा उठाएं तो आपको ऐसी लिंक पूरा एस्टेब्लिश होता है। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीवी पे बैठ के कि मैं सारी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हूँ, मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ सामने रखता हूँ कि किस किस बुक मेकर के किस किस से राब्ते थे। ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी बहुत से। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया साबिक एक्टर सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज साहब, आज के फैसले को जो PCB ने एंटी करप्शन कोड के तहत दिया है, उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी, उसको, और कल सलीम मलिक साहब का एतराफ़ और उस पर PCB ने जो रद्द अमल दिया, इन दोनों को आपस में लिंक करते हुए आइंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए क्या सिफारिशात देंगे और इस पूरे मंजरनामे को किस नज़र से देखते हैं? देखें, मुझे सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि एहसान मानी
जो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जुआरियों के खिलाफ मुतल्लक, उसके ऊपर अफसोस है कि एक हफ्ता पहले एहसान मानी साहब का बयान था कि पार्लियामेंट कोई पक्का कानून बनाए ताकि इनकी सजाएं और इनको कैदें दी जाएं, और आज एहसान मानी और तफज्जुल रिजवी ये बात कर रहे हैं कि मलक अगर माफ़ी मांगेगा तो हम इसको वापस कैद ले लें। तो मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं कि जुए के जो लोगों को वापस लाया जा रहा है और दिलजीत को वापस ले आया, उसके बाद सलमान भट्ट को वापस ले आया, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मैं ये कहूँगा कि ये एहसान मानी साहब को मैं पुराना जानता हूँ, और जब 99 में वर्ल्ड कप बांग्लादेश का मैच हुआ था तो उस वक्त नॉर्थहैम्पटन ग्राउंड में मैंने एहसान मानी साहब को कहा, और वहाँ अम्बेसडर साहब भी थे, रियाज समी साहब, दोनों को मैंने कहा कि मैच फिक्स है, कुछ करें। लेकिन एहसान मानी तो कुछ लापरवाह था। फिर मैं अम्बेसडर साहब को जफर अल्ताफ के पास लेके गया ग्राउंड के अंदर जाके मैसेज भेजें कि ये मैच ना हारे, लेकिन ये सारी चीजें फिक्स थी और मलक भी उस वक्त टीम में था, और मलक को तो सारी चीजों का पता है और एहसान मानी को भी पता है, इसलिए एहसान मानी मलक का मुंह नहीं खुलवाना चाहता। हालांकि 2011 में जो क्रिकेट बोर्ड ने सवालात किए हुए हैं, उसके बाद फिर एक ट्रांसक्रिप्ट जो आईसीसी ने और एंटी करप्शन यूनियन ने सलीम मलक को दी हुई है, वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि वो क्या चीजें थी जो मलक ने इतने साल छुपाई रखें। और अब 19 साल के बाद सलीम मलक साहब कहते हैं कि मैंने क्रिकेट में वापस आना है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि ये सारे जुआरिये, वकार यूनुस वहाँ मौजूद है, उसके बाद आपका मुश्ताक वहाँ मौजूद है, वसीम अकरम मौजूद है, अब मलक जा रहा है, और ये जुआ खाना बना रहे हैं क्रिकेट बोर्ड को। मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर गौर करें और इन जुआरियों का जो इकट्ठा मामला हो रहा है इसके ऊपर कोई करें। इमरान खान साहब, आप करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं, आप करप्ट लोगों को सजाएं दे रहे हैं, तो एहसान मानी साहब ये ऐसे काम क्यों कर रहे हैं कि जुआ ग्रुप को पीसीबी में इकट्ठा कर रहे हैं। जी सरफराज साहब, मुझे ये बताएं, क्या ये जो उमर अकमल को सज़ा हुई है, आप समझते हैं ये दुरुस्त सज़ा है? क्या इनके वाकई जुआरियों से राब्ते थे? देखें, ये तो अब कुछ चीजें सामने आएंगी कि जज साहब ने जो आज सिर्फ सजाएं दी है और उसके बाद डिटेल उन्होंने अभी सामने नहीं लाए, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये सजाएं काफी पहले होनी चाहिए थी। मैंने पहले भी इनको कहा था, जब ऑस्ट्रेलिया में एक जो लंदन का जो बुक मेकर था उसने ऐलान किया था कि 8 लाख पाउंड मैंने प्लेयरों को दिए हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच आखिरी जो हारे थे और उसके बाद एक जो रन आउट था कामरान अकमल ने नहीं किया, ये सारे मिले हुए थे। और अब अकेले अपन जो इसको सजा दे रहे हैं उमर अकमल को, ये सारी चीजें इजाज भट्ट ने आपके सामने 8 प्लेयरों को सजा दी थी, बैन लगाया था, और उसमें इंक्वायरी चली थी, पार्लियामेंटेरियन के सामने टेपें चली, और उस वक्त ये सजाएं हुई। लेकिन वो फिर सरफराज साहब, एक चीज बताइएगा, अगर कोई खिलाड़ी गलती का मुर्तकिब पाया जाता है, उसे सजा हो जाती है, वो अपनी सजा का वक्त गुजार लेता है, उसके बाद अगर वो माफी मांगे तो क्या उसे दोबारा टीम में शामिल नहीं करना चाहिए? आप ये समझते हैं कि उस पर पाबंदी फिर ताहयात होनी चाहिए? देखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पे ये उन्होंने पार्लियामेंट में ये सजाएं 10-10 साल सजाएं और कैदें और उसके बाद लाइफ बैन रखा हुआ है। तो इनके ऊपर यूम मलक साहब ने, जस्टिस साहब ने लॉ मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन के ऊपर कमीशन बना था और लाइफ बैन सलीम मलक पे लगाया था। और उसके बाद अब आप देखें कि हैरानकुन बात है कि सलीम मलक जुडिशरी में जाता है, जुडिशरी इसको क्लियर कर देती है, और पीसीबी कहता है कि हम जुडिशरी की बात नहीं मानते। वो जुडिशरी का ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, और उसके बाद फिर जुडिशरी की वैल्यू क्या है? ये जज साहब को मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पीसीबी पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाते अगर इसके ऊपर ही आना है। उसके बाद आप देखें कि जो आईसीसी है वो कहते हैं हम पीसीबी के वो जो भंडारी कमीशन की रिपोर्ट थी
जिसमें एहसान मानी का भी नाम आया हुआ था, उसको हम नहीं मानते, दोबारा इंक्वायरी कराएं। ये जो चीजें होती हैं, एक तो पाकिस्तान में सच बोलने का अगर मामला आ जाए, और जैसे पूरी दुनिया में हंसी क्रोने ने सच बोला था और उसने वादा किया था कि मैं किंग कमीशन में सारी चीजें बताऊंगा, तो ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में भी हो जाएं, सच्चाई सामने आ जाए, तो मैं कहूँगा कि काफी काम खत्म हो जाए। लेकिन उमर अकमल अकेले को आप सजा क्यों देते हैं? उमर अकमल से पूछें और उसके बाद सलीम अलग मैदान में आए ना, ओपन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जो जुवादी इसके साथ थे उनको एक्सपोज करे। तो ये क्यों छुप के ये बातें कर रहे हैं? और उसके बाद वकास यूनुस को बार बार एक फेल शुदा कोच 3 दफा क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान की तबाही कर चुका है, उसको वापस ले आए जो जुए में मुलव्वस रहा है। और जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट में सारी चीजें मौजूद हैं। एहसान मानी साहब को मैं आपके वसासे से बताना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट में कानून बनाए, ये मलक कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को लिख के दे दिया हुआ है और क्रिकेट बोर्ड को भी लिख के दे दिया हुआ है कि इनकी सजाएं क्या हैं, इनको कितने फाइन है, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? यानी सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए। राना साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, उमर अकमल पे इल्जामात थे क्या और उनके हवाले से हकायक क्या सामने है, अंदर की कहानी? देखिए, अंदर की कहानी मेरे पास जो रिपोर्ट है, वो जो उमर अकमल कह रहा है ना, मुझे एक बुक मेकर ने ऑफ़र किया, ये फ़लाँ, इस तरह नहीं है। ये इससे हट के ये है कि उमर अकमल के पाकिस्तान के अंदर बड़े मारूफ बुक मेकर्स के साथ राब्ते थे। इन बुक मेकर्स में से ज़्यादा तादाद जो है वो कराची से तल्लुक़ रखती है, जिनको पिछले दिनों कराची में जब गिरफ़्तार किया गया तो बाकायदा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनसे इन्वेस्टिगेशन की। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई, बहुत से डॉक्यूमेंट सामने आए। मेरे पास मेरे मोबाइल में उस इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ कि उमर अकमल जो है बाकायदा उस माफिया का हिस्सा है और उमर अकमल उस माफिया के साथ मिलकर कई जगह पर मैच फिक्सिंग कर चुका है। और उमर अकमल के साथ जिस तरह सरफराज नवाज ने कहा है कि बिल्कुल दुरुस्त है, और भी बहुत से लोग मौजूद हैं और ये माफिया मिलकर काम करता था और इस माफिया के राब्ते भारतीय बुक मेकर्स के साथ थे। अगर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे बार वक्त कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार ना करते कराची में, तो फिर आप ज़हन में रखते कि पाकिस्तान में जो एक मैचेस हो रहे थे, उन मैचेस के हवाले से भारत जो चाहता था कि इसमें मैच फिक्सिंग और दीगर मामला पर यह कहा जाए कि जुआ हो रहा है, वो उसमें कामयाब हो जाता। लेकिन पाकिस्तान के इदारों ने बार वक्त कार्रवाई की, कराची में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद से किया गया। और मैं ये बता दूं, मेरे पास वो चीज़ मौजूद है कि लाहौर के डिफेंस के इलाका में क्या होता था। यानी बात वही है कि अगर किसी ने गलती की है तो पैसा कमाया है, जाहिर बात, पैसा अगर कमाया है तो वो तो अपने कुछ साल उससे खर्चा चलाएगा, सजा भी भुगत लेगा, पैसा भी खर्च कर लेगा, फिर वो माफ़ी मांग के वापस आ जाएगा। बात यही है कि उस पर ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक मौजूद रहे। नाज़रीन, बात करेंगे कोयटा में लॉकडाउन के हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। 3000 दुकानें सील की गई जिन्होंने लॉकडाउन की SOP की खिलाफ वर्जी की। मसाजिद की अगर सूरत हाल देखें तो क्या 20 नकाती SOP पर अमल दरामद हो रहा है? हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहवानी साहब, इस वक्त जो बलूचिस्तान के डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है तो कर्फ्यू की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल क्या पैदा हो गई, सूरत हाल इस नहज पे क्या पहुंच गई कि उन्हें, डॉक्टर्स को ये लगा कि ये सारा मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है? तो बलूचिस्तान हुकूमत आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सोच रही? देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत ने 17 मार्च को लॉकडाउन का फैसला किया और इसी दिन सिंध हुकूमत ने भी फैसला किया, गो कि ये कोई इंसिडेंस था। और रोज़ अव्वल से बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ लॉकडाउन के हवाले से ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन हम सिर्फ और सिर्फ कर्फ्यू ही को कह सकते हैं। कर्फ्यू से एक कदम नीचे भी कोई भी इक़दाम, उसको लॉकडाउन तो ज़रूर कहा जा सकता है लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कहा जा सकता।
अब तक हमने जो मेजर्स लिए उसमें पहले हमने सारा लॉकडाउन किया, तमाम जो दफातर हैं प्राइवेट पब्लिक, माँ सिवाय एसेंशियल सर्विस डिलीवरी ऑफिसेज, बाकी सारे ऑफिसेज हमने छुट्टी कर दिए, तमाम हमने शॉप्स बंद कर दिए माँ सिवाय एसेंशियल फूड आइटम्स और मेडिकल स्टोर्स। फिर हमने इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया। एक्सटेंशन के बाद फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ सेक्टर्स हमने रिलैक्स करने का फैसला किया। गो कि फेडरल गवर्नमेंट ने ज़्यादा सेक्टर्स रिलैक्स किए, हमने सिर्फ चूंकि व्हीट हार्वेस्टिंग का सीज़न था तो व्हीट हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए पेजेंट्स, लेबरर्स और इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट, इस पर हमने बैन लिफ्ट किया विद SOPs। और होटल्स में टेक अवे सर्विस हमने अलाउ किया। चूंकि खजूर का सीज़न था, हमारे अंजुमन ताजरान का मुतालबा था कि उन्होंने काफ़ी ख़रीदारी की है खजूर की, उसको अलाउ किया जाए, वो हमने अलाउ किया। उसके अलावा जानवरों का चाराजात और परिंदों का दाना पानी और शॉप्स, वो हमने खोलने की इजाज़त दे दी। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इसके अलावा सीड्स और फर्टिलाइज़र्स, इन शॉप्स के अलावा एज इट इज़ बलूचिस्तान में लॉकडाउन की कैफियत बरकरार है। लेकिन इस रिलैक्सेशन का आवाम ने थोड़ा सा यूं गलत फ़ायदा उठाना शुरू किया कि आवाम रिलैक्स माइंडसेट में चले गए और उनको ये लगने लगा कि कोरोना का खदशा व ख़तरा शायद टल गया, इसलिए रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दी है। उसके बाद जब भीड़ इकट्ठे होना शुरू हुआ तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट फर्दर हमने 2 और डिसीजंस लिए। एक ये कि जो भी शहरी लॉकडाउन का वायलेशन करेगा उसको गिरफ्तार करके कोयटा के जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा। सेकंड, हमने एक और डिसीजन ये लिया 18 अप्रैल को कि जो लोग बस ज़रूरत घर से बाहर निकलते भी हैं तो उनका मास्क या चेहरे को नाक मुंह को ढांपना, भले वो किसी चादर से हो, शॉल हो, मुफलर हो, कोई भी, या मास्क अवेलेबल है व्हाट्सएवर, लेकिन यह है कि मुंह ढांपे बगैर कोई भी शहरी अगर बाहर घर से निकल आता है अब उसको भी गिरफ्तार करके क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। अब इशू ये है कि एक तरफ से हमारे अंजुमन ताजरान का ये कहना है कि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, उनका एक प्रेशर है। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पे ये प्रेशर है कि हर सूरत हमने कोरोना का तदारुक करना है और अपने 1.25 करोड़ आवाम को उससे बचाना भी है। थर्ड ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में डॉक्टर साहिबान अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस से ये डिमांड कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट किया जाए। इसी तरह कल हमारे बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने भी ये मुतालबा किया है कि लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट करते हुए कर्फ्यू की हद तक जाया जाए। अब हमने चूंकि सारी सूरत-ए-हाल देखना है, बलूचिस्तान में वो लोग जो ख़त गुर्बत से नीचे जा रहे हैं उनके नान का, उनके राशन का, उसको बंदोबस्त को भी हमने मद्देनज़र रखना है। प्रायर टू कोरोना सीनियरों बलूचिस्तान में 8,29,000 हाउस होल्ड जो है वो मुस्तहिकीन के कैटेगरी में फाल करते थे, बहुत गरीब फैमिलीज थे। लेकिन लॉकडाउन के रोज़ अव्वल से लेके आज तक अब इसमें 4,30,000 मजीद हाउस होल्ड का इजाफा ये बता दें कि जो साहब ये बता दें जो 20 SOP तैयार किए गए थे रमज़ान शरीफ के हवाले से मसाजिद में, वो हमें नज़र आ रहा है कि मसाजिद में उस पर अमल नहीं, ज़्यादातर मसाजिद में अमल नहीं हो रहा, उस पर आप क्या कह रहे हैं? जी, बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल दरामद भी हो रहा है। चूँकि मसाजिद में तरावी के दौरान या जमात के दौरान लोग ज़्यादा जो है वो मसाजिद का रुख करते हैं सवाब कमाने के लिए, ज़ाहिर है मुक़द्दस महीना है तो वहाँ पर लोग जाकर जो है मसाजिद के लिए चंदा भी देते थे। अब इस चंदे से जो है मसाजिद के जो अखराजात हैं वो कवर होते थे। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए तमाम जो बलूचिस्तान के रजिस्टर्ड मसाजिद हैं उनके लिए हमने फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसकी तफसीलात और फहरिस्त मुरतब कर रहे हैं। तमाम बलूचिस्तान के रजिस्टर्ड मसाजिद को हम फाइनेंशियल माह मुक़द्दस रमज़ान में उनको हम फाइनेंशियल असिस्ट करेंगे। और मौलवी साहबान को हमने गुजारिश की है कि वो चंदे की नीयत से ज़्यादा लोगों को मसाजिद में इकट्ठे ना होने दें। यानी इस सारी सूरत-ए-हाल पे काबू पाना है, SOP पे अमल जरूर करना पड़ेगा और साथ ही साथ ये लॉकडाउन जो है कर्फ्यू तक लेके जाना पड़ेगा, तभी सूरत-ए-हाल काबू में आ सकती है। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे भारत की, जहां पर मुसलमानों के लिए जिंदगी मजीद तंग हो रही है। अब क्या किया जा रहा है कि अब उनकी अजानों पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिद पे आप अजान भी नहीं दे सकते। दूसरी जानिब ये जो फल फरोश हैं, ये छाबड़ी वाले हैं, उनमें जो मुसलमान हैं उन पे उनके फ्रूट को ज़मीन पे फेंक दिया जाता है और उन पर तशद्दुद किया जाता है। राना साहब, ये कोरोना वायरस की आड़ में कौन से मज़मूम मकासद भारत में पूरे हो रहे हैं?
देखें, भारत के अंदर जुल्म की इंतहा होगी। पहले मुसलमानों को आपके हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाया कि मसाजिद से निकाल कर मार रहे थे, उसके बाद मुसलमानों के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी। अब क्या किया गया कि कोरोना वायरस की आड़ में भारत के अंदर ये ऐलान कर दिया गया, पुलिस ने मुख्तलिफ जाके मसाजिद में यह कहना शुरू कर दिया कि हमें हुकूमत की तरफ से अहकामात मिले हैं कि किसी ये पहले आपको एक वीडियो देख लें, उस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा कि पुलिस क्या कह रही है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। तो नाज़रीन देखिए कि जिस महीने में सहरी और इफ्तारी अजान पर मुनहसर होती है, उसी महीने में अजान पर पाबंदी लगा देगी। राना साहब जी बिल्कुल लगा देगी, और पूरे भारत के अंदर खासकर उन इलाकों में जहाँ पर मुसलमान कम और हिंदू ज़्यादा हैं, उनकी मसाजिद को तो ताले लगा दिए गए जाके। और उसके बाद ये ऐलान किया गया, आपने देखा है कि पुलिस एहलकार हैं खुद कह रहे हैं कि जनाब आपको सरकारी तौर पर यह फैसला हो गया है कि आप अजान भी नहीं दे सकते। यानी पहले तो SOP था कि 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, अब कि अजान भी नहीं दे सकते। उसके बाद ना आप इफ्तारी का ऐलान कर सकते हैं, ना सहरी का ऐलान कर सकते हैं। और जिन जिन जगहों पर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद में जा रहे हैं, उन मसाजिद को ताले लगाए जा रहे हैं, उन उलमा कराम को गिरफ्तार किया जा रहा है। 15 उलमा कराम जो हैं भारत के अंदर, उन्हें गिरफ्तार करके थाने में ले जाने की बजाय किसी और इलाकों में ले गए जहाँ पर RSS के गुंडों के जरिए उनके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और 15 जो हमारे उलमा कराम थे भारत से तलक रखने वाले, उनको फिर शदीद ज़ख्मी हालत में मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिया गया। भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 70% इलाकों में अजान की ममानत करार दे दिया, यानी अजान किसी सूरत में नहीं दी जाएगी। नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाया जाएगा SOP के मुताबिक भी, और वहाँ पर जो जाएगा उस मस्जिद को ताला लगा दिया जाएगा और मुअल्लिम जो है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि कोरोना लॉकडाउन मद्देनजर रखते हुए उसकी आड़ में ये मजमूम मकासद पूरे किए जा रहे हैं, मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि कोई सवाल ना उठा सके। जवाब हमारे पास सिर्फ ये होगा कि लॉकडाउन की वजह से इकदाम उठाए गए। नाज़रीन द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।